तो इस वीडियो में आप जानेंगे क्लास 6 के विषय विज्ञान में एनसीईआरटी की किताब में यह अध्याय 6 में दिया हुआ है, अर्थात पाठ 6 में। इस पाठ का नाम है सजीव विशेषताएं एवं आवास, यानी सजीवों के विशेषता और आवास के बारे में जानना है। लेकिन इसके साथ साथ इसमें निर्जीव के बारे में भी जानेंगे, क्योंकि सजीव को तभी हम समझ सकते हैं जब निर्जीव को साथ में समझेंगे। और यहीं बिहार बुक में इस अध्याय को 2 अध्याय में बना दिया गया है। बिहार बुक में अध्याय 10 और 11। 10 में सजीव और निर्जीव के बारे में केवल जानना है, और 11 में सजीवों में अनुकूलन और आवास के बारे में जानना है इसके में। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि वस्तु जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक निर्जीव नॉन लिविंग और एक सजीव लिविंग। इन्हीं दोनों के बारे में जानना है इस पाठ में। तो इसके बारे में तो बहुत कम जानना है। जैसे निर्जीव हम पहले से समझते हैं कि कुर्सी, बैग, कलम, किताब, ये सब जो होते हैं जिनमें जान नहीं होता है वो निर्जीव कहलाते हैं। और सजीव 2 प्रकार के होते हैं, एक पादप यानी पेड़ पौधे भी सजीव है, और एक जंतु। तो जैसे मानव हो गए, गाय, बंदर, कुत्ता, पक्षी, कीट, ये जंतु कहलाते हैं। तो विस्तृत रूप से इन दोनों का ही अध्ययन करना है इसमें, सजीव में थोड़ा सा इसको जानेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि निर्जीव और सजीव 2 वस्तु होते हैं, लेकिन इसको हम अलग अलग कैसे करेंगे, किस आधार पर हम कहेंगे कि यह वस्तु निर्जीव है और यह वस्तु सजीव है। तो इसके लिए आधार बनाया गया है। जानते हैं कि पौधे और जंतु दोनों सजीव होते हैं, तो सजीव होने के लिए कुछ विशेष लक्षण होते हैं जो निर्जीवों में नहीं होते हैं। कुछ लक्षण निर्जीवों में भी होते हैं, लेकिन सभी लक्षण नहीं होते हैं, लेकिन सभी लक्षण सजीवों में पाए जाते हैं। इस आधार पर कहा जाता है कि यह सजीव है और यह निर्जीव है। तो सबसे पहला लक्षण में है कि सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। दुनिया में जितने भी सजीव है, जिनमें जीव है, उनको भोजन की आवश्यकता होती है। तो पौधे जो होते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण के बारे में जानेंगे आगे। जबकि जंतु जो होते हैं पौधे अथवा अन्य जंतुओं पर निर्भर रहते हैं। पौधे जो होते हैं सूर्य के प्रकाश द्वारा ही अपना भोजन स्वयं अपने अंदर ही बना लेते हैं पेट में, लेकिन जंतु जो होते हैं यह अपने अंदर भोजन नहीं बनाते हैं। ये क्या करते हैं कि ये तो दूसरे पेड़ पौधे की फसलों को खाते हैं, या अनाजों को, बीज, पत्ती, ये सब खाते हैं, या दूसरे जंतुओं को भी खा जाते हैं। जैसे मानव जो है पेड़ पौधों से प्राप्त भोजन भी खाता है और जंतुओं को भी खा जाते हैं। जैसे मछली खा लेते हैं, चिकन खा लेते हैं, ये सब खाते हैं। तो जंतु जो होते हैं पौधे भी खाते हैं अथवा अन्य जंतुओं को। अब यहाँ पर देखेंगे कि पौधे जो होते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कैसे अपना भोजन बनाते हैं। तो हम जानते हैं कि भोजन क्यों किया जाता है। तो भोजन किया जाता है अपने अंदर ऊर्जा लाने के लिए, क्योंकि कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और हर जीव को कार्य करना पड़ता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलना पड़ता है, या और भी बहुत सारे कार्य होते हैं जिसे करना पड़ता है। तो उसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ऊर्जा के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। तो पौधे जो होते हैं सूर्य के प्रकाश द्वारा आती है, ये सूर्य के प्रकाश, तो इसके द्वारा बाहर में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है यह हम सांस द्वारा छोड़ते हैं, इसको यह अपने पत्तियों के रंध्रों द्वारा प्रवेश कराते हैं। छिद्र छोटे छोटे होते हैं इसमें, और उसके द्वारा अंदर जाते हैं, प्रकाश भी जाता है, और नीचे से पानी आता है। इस प्रकार से अपना भोजन बना लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ देते हैं। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं बाहर से गैस, और ये ऑक्सीजन गैस को छोड़ देते हैं, जिसको हम सांस के द्वारा अंदर ले जाते हैं। तो पहला तो देख लीजिए लक्षण कि भोजन की आवश्यकता होती है। दूसरा जो लक्षण है सजीवों का वो है कि सभी सजीवों में वृद्धि होती है। जितने भी सजीव होते हैं वो वृद्धि करते हैं। जैसे हम देखते हैं कि छोटे बच्चे होते हैं, उसके बाद बड़े हो जाते हैं। कोई भी जानवर का बच्चा भी जब पैदा होता है बहुत छोटा होता है और धीरे धीरे बड़ा होता है। वृक्ष भी होते हैं जो छोटे होते हैं पौधे, और उसके बाद बड़े हो जाते हैं। तो इस तरीके से सभी जीवों में वृद्धि होता है, चाहे वो पादप हो या जंतु हो।
कुछ निर्जीव वस्तुएं होते हैं जिनमें वृद्धि होता है, जैसे बादल हो गया तो बादल में वृद्धि होता है, रबड़ हो गया, रबड़ को खींचेंगे तो उसमें वृद्धि होगा, लेकिन वे भोजन नहीं करते हैं, रबड़ भोजन नहीं करते हैं। और बहुत सारे निर्जीव हैं जो वृद्धि नहीं करते हैं, जैसे आपके ये पेन हो गया, इसको घर में हम रख देंगे तो ये कभी भी बढ़ेगा नहीं, जितना बड़ा है उतना ही बड़ा रहता है। तो निर्जीवों में वृद्धि नहीं होती, कुछ में होती है लेकिन और जो सजीवक लक्षण है उसमें नहीं होते हैं। तीसरे नंबर पर जो लक्षण है कि सभी सजीव श्वास लेते हैं, सभी सजीव श्वास लेते हैं, यह लक्षण है सजीवों का। निर्जीव श्वास नहीं लेते हैं। तो श्वास हम लेते हैं, तो यहाँ पर देखना है कि सामान्यतः सभी जंतु नाक द्वारा श्वसन करते हैं। श्वसन, श्वसन जो है, श्वसन का मतलब श्वसन, श्वसन का मतलब केवल सांस लेना नहीं है, सांस लेकर छोड़ना है। यहाँ पर लिखा गया है सांस लेते हैं। श्वास लेना श्वसन की एक छोटा सा भाग है। श्वसन में बहुत सारी चीज़ें शामिल होता है, सांस हम ले गए, अंदर में गैस को पूरा पहुंचाना, इसके बाद बाहर निकालना, सभी क्रियाएं श्वसन में शामिल होती है। सांस लेने का मतलब केवल अंदर ले गए। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि श्वास लेना श्वसन का एक छोटा सा भाग है। ले गए केवल उसको श्वास लेना, और बाकी जितनी क्रियाएं हैं सब श्वसन के अंतर्गत शामिल होता है। तो सामान्यतः तो सभी जंतु नाक द्वारा श्वसन करते हैं, लेकिन कुछ जंतु के श्वसन के तरीके अलग होते हैं। जैसे केंचुआ जो होता है त्वचा के द्वारा सांस लेते हैं, तथा मछली भी जो होती है वह गलफड़ के द्वारा सांस लेती है, गलफड़ जो होता है उसके द्वारा। जैसे केंचुआ हो गया, ये देखे होंगे, इस केंचुए से मछली पकड़ने के लिए कुछ अपने बंसी में इसको लगाकर और इस मछली को पकड़ते हैं। तो दोनों को सांस लेने का तरीका अलग है। ये अपने त्वचा जो है ऊपर का, ये त्वचा होता है हमारा, इसके द्वारा हम सांस नहीं लेते। लेकिन ये जो केंचुआ हो गया, इसे चारा भी कहा जाता है मछली का, तो ये त्वचा से सांस लेते हैं, और मछली जो होती है ये गलफड़ जो होता है इसका, यहीं से सांस लेते हैं। और बाकी जो जंतु होते हैं वे अपने नाक द्वारा सांस लेते हैं। पौधे श्वसन के दौरान पत्ती के सूक्ष्म रंध्रों के द्वारा वायु को अंदर लेती है, वह ऑक्सीजन का उपयोग करती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड वायु में छोड़ देती है। तो हम अभी अभी देख लिए कि जो पेड़ पौधे होते हैं वे अपना भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड भोजन बनाने के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए अंदर ले जाते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। लेकिन पौधे भी श्वसन करते हैं, और श्वसन में सभी जीव ऑक्सीजन ही लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। यानी पौधे भी ऑक्सीजन लेते हैं श्वसन के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, लेकिन भोजन बनाने के लिए यही कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। बहुत से बच्चे जानते हैं कि पौधे क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। ये सही बात है, लेकिन ये कब? प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है, और श्वसन यानी भोजन बनाने के लिए लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है, और श्वसन के दौरान ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, दोनों क्रिया करता है। लेकिन ऑक्सीजन जो छोड़ता है यह ज़्यादा मात्रा में छोड़ता है, जितना वो सांस लेता है उससे ज़्यादा ऑक्सीजन को वायुमंडल में छोड़ देता है, जो हमारे लिए काम आता है सांस लेने के लिए ऑक्सीजन। तो नोट में लिख दिया है कि प्रकाश की उपस्थिति में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग भोजन बनाने में करते हैं तथा ऑक्सीजन छोड़ते हैं। पौधे केवल दिन के समय प्रकाश की उपस्थिति में ही भोजन बनाने की प्रक्रिया में ऑक्सीजन निष्कासित करते हैं, यानी ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जबकि श्वसन क्रिया दिन और रात दोनों समय निरंतर चलती रहती है। यानी श्वसन जो होता है दिन रात चलता रहता है पौधे में। तो यह भी बताया जाता है आपको कहानियों में कि रात के समय वृक्ष के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि रात के समय वृक्ष जो होते हैं वे ऑक्सीजन नहीं छोड़ते हैं। ऑक्सीजन रात के समय नहीं छोड़ते हैं, केवल दिन के समय में ही पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल दिन में होती है और रात के समय कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। हालांकि दिन में भी छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन ऑक्सीजन ज़्यादा छोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड रात में छोड़ते हैं केवल पौधे, और ऑक्सीजन नहीं छोड़ते हैं, इसलिए पेड़ के नीचे हमें नहीं सोना चाहिए रात को। भोजन बनाने की प्रक्रिया में
निष्कासित ऑक्सीजन की मात्रा पौधे द्वारा श्वसन में उपयोग की गई ऑक्सीजन की मात्रा की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। अर्थात जब दिन में भोजन बनाते हैं पौधे तो ऑक्सीजन बहुत मात्रा में इतना छोड़ देते हैं कि खुद भी ऑक्सीजन लेते हैं श्वसन की क्रिया में, और बाकी जो जितने भी जंतु है वे भी इसके द्वारा छोड़े हुए ऑक्सीजन को श्वसन में अपना शामिल करते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो सजीवों के जो चौथे नंबर का लक्षण है वो है कि सभी सजीव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि उद्दीपन क्या है। तो हम नंगे पांव जब चलते हैं तो हमारे पैरों में जब कांटा चुभता है तो अचानक से हमारे शरीर में परिवर्तन होता है। इसके साथ साथ यदि हमारे आँखों पे अचानक तेज लाइट आता है तो भी हमारे शरीर में परिवर्तन होता है, आँखें चकमका जाती है। तो यही उद्दीपन कहलाता है। अचानक से हमारे शरीर में जो परिवर्तन होता है, या कभी कभी हम अपनी आँखों से अच्छे पकवान को देखते हैं तो भी हमारे शरीर में परिवर्तन होता है, हमारे लार टपकने लगते हैं जीवा से। तो इस प्रकार से उद्दीपन को महसूस करता है हमारे ज्ञानेंद्रिया। ये ज्ञानेंद्रिया जो होता है पांच ज्ञानेंद्रिया होता है, कान, नाक, आँख, त्वचा और जीभ। ये 5 ज्ञानेंद्रिया होते हैं जो इस उद्दीपन को महसूस करते हैं। जो भी हमारे शरीर में बदलाव होते हैं अचानक से, अगर कुछ भी चुभेगा तो त्वचा इसको महसूस कर लेगा। अगर तेज ध्वनि भी हमारे कानों में सुनाई देता है तो भी हमारे शरीर में अचानक से परिवर्तन होता है। नाक से भी यदि कोई खुशबूदार या बदबूदार गंध हमारे नाकों में जब जाता है तो भी हमारे शरीर उद्दीपन को महसूस करता है। तो अचानक से ये जो बदलाव होते हैं हमारे शरीर में, यही उद्दीपन कहलाते हैं और इसको ज्ञानेंद्रिया महसूस करता है। और इसके साथ साथ अनुक्रिया भी करता है। अनुक्रिया क्या होता है? तो उद्दीपन तो ये देख लिए कि ये सब परिवर्तन है एक प्रकार का। अनुक्रिया करने का मतलब होता है कि इसके अनुरूप हमारा शरीर व्यवहार करने लगता है। अगर हमारे त्वचा में, पैर में कांटा चुभता है तो यह जो हमारे शरीर में गलत परिवर्तन हुआ, मतलब हमारे साथ गलत हुआ, तो हमारा शरीर भी उसी तरीके से क्रिया करता है। क्रिया यहाँ जानेंगे अनुक्रिया और प्रतिक्रिया में क्या अंतर है। अनुक्रिया एक होता है और एक प्रतिक्रिया होता है। तो प्रतिक्रिया का मतलब होता है कि जो भी हमारे साथ हुआ उसके उल्टा जवाब देना, और अनुक्रिया का मतलब कि जो भी हमारे साथ हुआ, जैसा हुआ क्रिया, उसके अनुसार, उसके अनुरूप ही क्रिया किया जाता है। तो अगर उद्दीपन हमारे साथ अच्छा हमारे शरीर में बदलाव हुआ तो हमारा शरीर अच्छा क्रिया करता है। जैसे अगर कांटा चुभेगा, गलत, यह हमारे साथ गलत हुआ तो हमारा क्रिया भी होगा, आह की आवाज़ आती है, ऊह की आवाज़ आती है। तो इस तरीके से अनुक्रिया करता है। अगर अच्छा महसूस होता है, ज्ञानेंद्रिया हमारे अच्छा महसूस करेगा तो हमारा शरीर भी उसको अच्छा क्रिया करेगा। तो इसे इसलिए कहा जाता है कि शरीर, सभी जीव जो होते हैं उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं, प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। अगर अचानक से लाइट हमारे आँखों में तो हमारा शरीर उसका अनुक्रिया करता है। अगर अच्छे अच्छे पकवान हमारे सामने मिलेंगे तो हमें अच्छा महसूस होगा, जीभ से लार टपकने लगता है। तो इस प्रकार से उद्दीपन के प्रति हमारा शरीर अनुक्रिया करता है। जंतुओं में अन्य जो, जैसे बिल्ली हो गई, सांप हो गए, कुत्ते हो गए, वो भी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। जैसे कुत्तों को यदि हम प्रलोभन देते हैं किसी खाने के पकवान के तो आकर हमें पूंछ हिलाने लगते हैं, तो वो भी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। और यदि हम उसको मारते हैं तो वो भौंकने लगते हैं। तो यही होता है उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया। से छुई मुई का पौधा होता है, उसके फूल को यदि हम छूते हैं तो वह फूल जो है मुरझा जाता है। तो इस प्रकार से कुछ फूल ऐसे होते हैं जो रात के समय फुलाते हैं और कुछ फूल जो होते हैं दिन के समय। तो इस प्रकार से लगता है कि कुछ पौधे जो पौधे के फूल जो होते हैं वो प्रकाश के प्रति अनुक्रिया है, मतलब रात में अगर प्रकाश चला जाएगा तब वो फुलाएंगे, और कुछ जो होते हैं प्रकाश के प्रति, प्रकाश मिलेगा तब वो फुलाएंगे, यानी प्रकाश के प्रति अनुक्रिया करते हैं। तो ये हम समझ लिए सभी सजीव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। अब हमने तो देख लिया कि सभी सजीव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। क्या
निर्जीव वस्तुएं भी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे निर्जीव पदार्थों के सामने कुछ भी पकवान ले जाकर रख दीजिए, उसको कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, या उसको कुछ भी मारिए पीटिए, उसको कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तो निर्जीव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया नहीं करते हैं। 5वें नंबर पर है सभी सजीवों में उत्सर्जन होता है। तो उत्सर्जन जो होता है सभी सजीवों में विषैले और बेकार के जो पदार्थ होता है शरीर में वो बाहर निकलता है, उत्सर्जन कहलाता है। जैसे हमने देखा है कि हमारे कान से भी खोट निकलता है, आँखों से पानी निकलता है, नाक से भी पानी निकलता है, त्वचा से हमारे पसीना निकलता है, मूत्र के रूप में हम पानी बाहर निकालते हैं, मल के रूप में भी हम बाहर निकालते हैं, लैट्रिन करते हैं। तो इस प्रकार से जो विषैले पदार्थ होते हैं, वो बेकार पदार्थ होते हैं, वो उत्सर्जन के रूप में बाहर निकल जाते हैं। तो अर्थात सभी सजीवों में उत्सर्जन होता है। 6ठे नंबर पर है सभी सजीव प्रजनन करते हैं। तो प्रजनन के बारे में भी हम परिचित हैं कि प्रजनन क्या होता है। तो सभी जीव जो होते हैं अपने जैसे जीवों का प्रजनन करते हैं, यानी पैदा करते हैं, तो यह प्रजनन कहलाता है। तो सभी जीव करते हैं। जैसे कुत्ते के भी छोटे बच्चे होते हैं और फिर बड़े हो जाते हैं, कुत्ते भी बच्चे पैदा करते हैं, आदमी भी बच्चे पैदा करते हैं, पेड़ पौधे भी अपने छोटे पौधे पैदा करते हैं और धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। तो सभी जीव प्रजनन करते हैं अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए। 7वें नंबर पर है कि सजीवों में जंतु गति करते हैं लेकिन पादप गति नहीं। 7वें नंबर पर है गति, यानी कि सजीव गति भी करते हैं लेकिन केवल जंतु ही ऐसा सजीव है जो गति करता है। पादप जो है यह गति नहीं करता है, लेकिन इसके जो पादप पौधे के अंग होते हैं वो गति करते हैं। जैसे डाली होता है धीरे धीरे बढ़कर जाता है ऐसा, लेकिन पादप एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाता है। कुछ पौधे जो होते हैं जलीय पौधे जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। तो इस प्रकार से हम देख लिए कि सजीवों के जो लक्षण है इसके आधार पर हम सजीव को इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि वह वस्तु जो भोजन, वृद्धि, श्वसन, उत्सर्जन, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया तथा प्रजनन एवं गति करते हैं सजीव कहलाते हैं। अब जानने का प्रयास करेंगे कि हमने तो ये देख लिया कि पादप और जंतु सजीव होते हैं। एक चीज़ है बीज। तो बीज क्या है? बीज सजीव है या निर्जीव है? यदि हम मान लेते हैं कि बीज सजीव है तो यह भोजन क्यों नहीं करता है? बीज तो भोजन नहीं करता है। बीज इसके बाद ये कह सकते हैं कि उत्सर्जन भी नहीं करता है। बहुत सारे सजीवों के लक्षण जो है ये नहीं करता है। तो क्या ये माना जा सकता है कि बीज निर्जीव है? यदि बीज निर्जीव है तो बीज को जब हम ज़मीन में बोते हैं तो ये पौधा कैसे बन जाता है? अगर निर्जीव है तो ये पौधा कैसे बन गया, और सजीव है तो भोजन क्यों नहीं करता है? तो इसी चीज़ को समझने के लिए यह जानना जरूरी है सुषुप्तावस्था। तो सुषुप्तावस्था जीवों की वह निष्क्रिय अवस्था है जिसमें वे बिना कुछ खाए पिए चुपचाप एक जगह पर पड़े रहते हैं। निष्क्रिय अवस्था मतलब ये भोजन वोजन कुछ नहीं करते हैं, सुषुप्तावस्था कहलाता है। जैसे बीज जो होते हैं सुषुप्तावस्था में चले जाते हैं, यानी कि ये भोजन नहीं करते हैं। जब ये बोरी में इसको डाल देंगे तो ये भोजन नहीं करते, हालांकि ये श्वसन करते हैं। श्वसन ये करते हैं बीज। जब बोरी में हम हाथ लगाएंगे तो बीजों के अंदर तो वो हमें गर्म महसूस होगा, यानी बीजों का वह श्वसन के दौरान छोड़ा गया कार्बन डाइऑक्साइड होता है जो गर्म होता है। तो इस प्रकार से बीज श्वसन करते हैं लेकिन भोजन नहीं करते हैं, और भोजन न करने के कारण ही बीजों को कहा जाता है कि यह सुषुप्तावस्था में चला गया। और मेंढक भी एक होता है, मेंढक जो ठंडे के मौसम में सुषुप्तावस्था में चला जाता है। भोजन पानी कुछ नहीं करता है, ज़मीन के अंदर घुस जाता है, प्रवेश कर जाता है, आराम से रहता है। तो मेंढक भी सुषुप्तावस्था में चला जाता है। तो यहाँ से शुरू होता है बिहार बुक का 11वां चैप्टर सजीवों में अनुकूलन। सजीवों में अनुकूलन, लेकिन यही एनसीईआरटी में 6 चैप्टर में ही दिया है। तो पढ़ेंगे इसको। सबसे पहले सजीव एवं उनका परिवेश। तो परिवेश क्या होता है? तो जो भी सजीव जिस स्थान पर निवास करते हैं, रहते हैं, वो उनका परिवेश कहलाता है। जैसे जंगल हो गया तो जंगल में शेर होते हैं और भी बहुत सारे जीव होते हैं, पादप भी होते हैं। और रेगिस्तान में ऊँट होता है और पादप भी पाए जाते हैं वहाँ। पर्वतीय क्षेत्र में भालू वगैरह पाए जाते हैं और पादप भी पाए जाते हैं। जल में भी मछली पाई जाती है और भी जंतु पाए जाते हैं। इसके साथ साथ
पादप भी पाए जाते हैं। तो ये सब जो जंगल, रेगिस्तान, पर्वतीय क्षेत्र हो गया, ये सब परिवेश कहलाता है जीवों का। अब जानेंगे अनुकूलन, एडेप्टेशन। अनुकूलन क्या है? तो सभी सजीवों में अपने परिवेश में रहने के लिए कुछ विशेष संरचनाएं एवं स्वभाव पाए जाते हैं। ऐसी विशेष संरचनाएं एवं स्वभाव को अनुकूलन कहा जाता है, वह उसके प्रति अनुकूल है। जैसे मछली जो हो गया, मछली यह पानी में रहती है, तो पानी में रहने के लिए ही इसका शरीर जो है धारा रेखीय बनाया गया है। बताए थे कि धारा रेखीय क्या होता है? आगे वाला और पीछे वाला भाग जो होता है इसका पतला होता है और बीच वाला मोटा होता है, तो यही शरीर जो होता है धारा रेखीय होता है। तो पानी में पाए जाने वाले जीवों का शरीर धारा रेखीय ही होना चाहिए, क्योंकि धारा रेखीय शरीर पानी में चलने के लिए सुविधाजनक होता है। तो यही जो है इसका मछली जो है पानी के प्रति अनुकूल है। इसका विशेष संरचना पाया गया है और इसका स्वभाव भी है कि यह पानी में ही श्वसन कर सकती है। तो इसका स्वभाव और जो संरचना है, इसका बनावट, वह पानी के अनुकूल है, तो इसे ही कहा जाता है अनुकूलन। और ऊँट जो है, ऊँट रेगिस्तान में रहते हैं और रेगिस्तान में इस रेगिस्तान में पानी कम मिलता है और वहाँ पे यदि मछली को रखा जाएगा तो वह मर जाएगी। तो इसीलिए मछली जो है रेगिस्तान के प्रति अनुकूल नहीं है। लेकिन जो ऊँट है, ऊँट जो है यह रेगिस्तान के प्रति अनुकूल है, क्योंकि इसको बहुत दिनों तक पानी नहीं मिलेगा तो भी यह जिंदा रह सकता है। और इस जो रेगिस्तान में पड़ते हैं धूल, वह इसको सहन कर पड़ता है। आंधी जो धूलों का पट चलता है उसको यह ऊँट सहन कर लेता है। तो यह रेगिस्तान में रहने के प्रति अनुकूल है और इसका शरीर भी उसी प्रकार से रेगिस्तान में रहने लायक बनाया गया है। इसका संरचना रेगिस्तान में रहने लायक बनाया गया है और स्वभाव भी है इसका कि वह रेगिस्तान में कि जितने भी परिवेश के वहाँ पे मौसम है उसके अनुसार यह ढल सकता है, रह सकता है। तो यही कहलाता है अनुकूलन। अब यानी कि आवास या वास स्थान क्या कहलाता है? दोनों एक ही चीज़ है, आवास या वास स्थान। तो सजीव जिस परिवेश में रहता है जहाँ से उसे भोजन, हवा, शरण स्थल एवं अन्य आवश्यकताएं पूरी होती है, उसका वास स्थान कहलाता है। तो जैसे अभी ऊपर में बता दिए कि वास स्थान जो परिवेश होता है वही वास स्थान कहलाता है। जैसे जंगल हो गया, तो जंगल में रहते हैं जो, वो जंगल उसका वास स्थान हो गया। पानी, जल जो हो गया वो उस जल में रहने वाले जीवों का वास स्थान हो गया। वहीं से उसको सब कुछ मिलेगा। जल में जो रहता है जीव उसको भोजन भी जल से ही मिलेगा, हवा, शरण स्थल एवं अन्य आवश्यकताएं जो भी आवश्यकता है उसको जल में ही प्राप्ति हो जाएगी। तो इस प्रकार से जल उसका आवास स्थान हो गया। अब जानेंगे जैव घटक क्या है? तो जैव घटक किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव, पौधे एवं जंतु जैव घटक कहलाते हैं। जैसे जंगल में जंतु भी होते हैं और पौधे होते हैं, तो ये सब जैव घटक कहलाते हैं। जो भी जीव है वह जैव घटक। और उस आवास में रहने वाले निर्जीव पदार्थों को अजैव घटक कहा जाता है। जैसे अजैव घटक किसी आवास में पाए जाने वाले सभी निर्जीव वस्तुएं अजैव घटक कहलाते हैं। जैसे मिट्टी हो गया, वायु, प्रकाश, जल, चट्टान, ये सब अजैव घटक, इसमें जान नहीं होते हैं। वास स्थान तो देख लिए कि जो जीव जहाँ रहता है वो उसका वास स्थान हो गया। तो वास स्थान के प्रकार भी है। तो सबसे पहले जानेंगे स्थलीय वास स्थान। स्थलीय का मतलब कि वहाँ जमीन हो, उसे स्थलीय वास स्थान कहा जाता है। और दूसरे नंबर पर आता है जलीय वास स्थान। तो सबसे पहले स्थलीय वास स्थान में भी होता है एक, स्थलीय में सबसे पहले आता है मरुस्थल, जहाँ पे मरुभूमि हो, उपजाऊ नहीं है ज़मीन, केवल रेगिस्तान हो, बालू वहाँ पे रहता है, ज़्यादा मात्रा में रेत रहते हैं और तेज़ गर्मी में रेत का आंधी चलता है, तूफान। तो मरुस्थल में दिन में तेज़ गर्मी और रात में अधिक ठंडी होती है। तो यहाँ पे पाए जाने वाले कौन कौन से जीव होते हैं सजीव? तो जैसे जंतु में जो होते हैं ऊँट तथा छोटे जीव और पाए जाते हैं मरुस्थल में, रेगिस्तान में। और पादप में नागफनी, बबूल, घृत कुमारी, ये सब जो होते हैं पौधे पाए जाते हैं। और मरुस्थल के लिए अनुकूलित होते हैं। कैसे? कि ऊँट जो होता है इसको कई दिनों तक पानी नहीं भी मिले तो यह जीवित रह सकते हैं। जैसे यहाँ पे ऊँट दिखाया गया और इसके ऊपर जो ये कुबर दिखाया गया है, इसमें यह भोजन एकत्रित कर लेता है कई दिनों के लिए, क्योंकि रेगिस्तान में हर जगह भोजन उपलब्ध नहीं रहता है।
तो बाकी जो जीव होते हैं उसको रखा जाएगा तो वह मर जाएगा रेगिस्तान में। लेकिन ऊँट इसके लिए अनुकूलित होता है, कई दिनों तक इसको पानी भी नहीं मिलेगा तो यह जीवित रह सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, इसके पैर जो होते हैं वो गद्दीदार होते हैं। मरुस्थल में जहाँ बालू होता है रेत, तो वहाँ पे इसके पैर जो है बालू में दबते नहीं हैं और यह मरुस्थल में आसानी से चल सकता है। बाकी जो जीव हैं जैसे घोड़ा हो गया, हाथी हो गया, इन सब जंतुओं को यदि मरुस्थल में ले जाएंगे गाय भैंस को, तो उनके पैर धंस जाएंगे और वे आसानी से चल नहीं पाएंगे। इस तरह से यह कह सकते हैं कि यह रेगिस्तान के लिए अनुकूलित है और यह रेगिस्तान में पाया जाने वाला जंतु है। पादपों में जो है नागफनी, बबूल, घृत कुमारी के पौधे, यह नागफनी का पौधा है और इसमें पत्तियां नहीं होती है। यही प्रकाश संश्लेषण द्वारा इसके तने ही भोजन बना लेते हैं और यह बहुत ही, इसमें पत्तियां न होने के कारण ये जलवाष्प जो है बहुत ही कम बनाता है, जल कम छोड़ता है और इसके जड़ जो होते हैं बहुत नीचे तक गए होते हैं और पानी को सोख लेते हैं। कम पानी में भी ये जीवित रह सकते हैं ये पौधे। तो इस तरीके से ये रेगिस्तान में पाए जाते हैं। बाकी बहुत सारे पौधे जो होते हैं, जो जहाँ पे मिट्टी उपजाऊ है वहाँ के पौधे अगर रेगिस्तान में ले जाकर उपजाएंगे तो वह नहीं उपज पाएगा। बबूल का पौधा है ये, और ये घृत कुमारी एलोवेरा है, ये इसको लोग, इसके जूस भी पिया जाता है और ये चेहरे में भी लड़कियाँ लगाती है सुंदर दिखने के लिए। तो ये घृत कुमारी है एलोवेरा। तो ये रेगिस्तान में पाए जाने वाले पौधे हैं। इसमें बहुत कम इसमें तो पत्तियां नहीं होती, इसमें बहुत छोटे छोटे पत्तियां होती है और ये वाष्प कम बनाते हैं जल, यानी इसके अंदर जल एकत्रित रहता है, तो इसीलिए ये रेगिस्तान में जीवित रह पाते हैं। स्थल पर पर्वत भी होता है, तो पर्वतीय क्षेत्र में कौन कौन से जीव पाए जाते हैं। तो पर्वतीय क्षेत्र पर सामान्यतः बहुत ठंड होती है और सर्दियों में बर्फ़ जम जाती है। तो हम जानते हैं कि पर्वत ऊंचा होता है और ऊंचाई पर तापमान कम होता है, ठंडा ज़्यादा होता है, तो बर्फ़ जम जाता है। तो ऐसे में जो ऐसे जंतु पाए जाते हैं जिसके शरीर पर ज़्यादा बाल हो और ठंड को सहन कर पाते हैं। तो याक जो है, यह पाया जाता है पहाड़ी क्षेत्र में और इस पर बहुत बाल होते हैं और ये बर्फ़ भी जम जाते हैं तो इसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह पर्वतीय क्षेत्र में पाया जाता है। पहाड़ी तेंदुए भी पाए जाते हैं, तो उनका भी शरीर इसी प्रकार से होते हैं। पहाड़ी बकरी भी, गाय भी और बहुत सारे जीव पाए जाते हैं जंतुओं में भी, लेकिन वो इस प्रकार से उनका शरीर का संरचना होता है कि पहाड़ी क्षेत्र में वो अनुकूलित होते हैं, वहाँ पर जी सकते हैं आसानी से। पादप में जैसे हो गया पाइनस, ये पाइनस का पौधा है, सागवान, फर्न, ये सब जो पौधे होते हैं ये पाए जाते हैं और ये शंकु के आकार के होते हैं। ये शंकु के आकार के होते हैं ताकि इन पर यदि बर्फ़ जमे तो आसानी से नीचे गिर जाता है। ये शंकु के आकार के होते हैं, इसी प्रकार से शंकु होता है। तो ऐसे ही पौधे पाए जाते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में। ये हो गया फर्न का पौधा, ये शादी ब्याह में सजावट में ये काम आता है फर्न का पौधा। ये सब शंकु के आकार के होते हैं। स्थल में तीसरे नंबर पर है घास स्थान। तो स्थल मतलब ज़मीन पर मरुस्थल भी पाए जाते हैं, पहाड़ भी और घास भी स्थान पाए जाते हैं, जंगल भी पाए जाते हैं। तो घास स्थान, जहाँ पर घास ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं उसे घास स्थान कहा जाता है। घास स्थान में पाए जाने वाले जंतु जैसे हो गया हिरण पाए जाती है। तो जहाँ भी ये सब शाकाहारी जो घास खाने वाले जंतु रहते हैं वहीं पे मांसाहारी जंतु भी पाए जाते हैं। शेर भी घास स्थान में ही पाया जाता है, चूँकि यह घास तो नहीं खाता है लेकिन जो घास खाता है उसको यह जो है शेर खाता है। तो इस प्रकार से ये शेर भी पाए जाते हैं घास स्थान में। जो भी मांसाहारी और शाकाहारी दोनों जंतु घास स्थान में पाए जाते हैं। और पादप में तो आप जानते ही हैं कि जितने भी घास है सबके सब पादप हो जाते हैं। बहुत प्रकार के घास पाए जाते हैं घास स्थान क्षेत्र में। और जंगलों में भी पाए जाते हैं जहाँ पे घास रहता है। कई जंगल में बहुत सारे घास भी होते हैं तो वहाँ पर भी ये दोनों पाए जाते हैं। और घास स्थान जहाँ बहुत ज़्यादा घास रहता है वहाँ पर ये ज़्यादा पाए जाते हैं दोनों। तो एक वास स्थान जान गए स्थलीय में 3 हो गया आपका, मरुस्थल, पहाड़ी और घास स्थल। दूसरे नंबर पर अब जानेंगे जलीय वास स्थान। तो जलीय वास स्थान में एक समुद्र आता है और उसके बाद नदी और झील तालाब भी आते हैं। तो समुद्र के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। समुद्र में बहुत से समुद्री जंतुओं का शरीर जो होता है धारा रेखीय होता है। तो हम तो बता दें कि धारा रेखीय ऐसे होता है, जो मछली का शरीर होता है
वह धारा रेखीय होता है। इस प्रकार से आगे और पीछे दोनों पतला होता है, यह धारा रेखीय शरीर कहलाता है और इसको चलने में आसानी होती है धारा रेखीय शरीर को। लेकिन कुछ ऐसे समुद्री जीव होते हैं जैसे रिक्ट और ऑक्टोपस जैसे कुछ समुद्री जंतुओं का शरीर धारा रेखीय नहीं होता है, लेकिन चलते समय अपने शरीर को धारा रेखीय बना लेते हैं। जल में श्वास लेने के लिए इनके पास गलफड़े या क्लोम होते हैं, गलफड़ को क्लोम कहा जाता है। तो यही है, ये जो है अष्टभुजी भी कहा जाता है इसे, ऑक्टोपस है ये। इनका शरीर धारा रेखीय नहीं होता है, लेकिन चलते समय ये धारा रेखीय बना लेते हैं। और बहुत से समुद्री जीव जैसे मछली हो गया, तो उनके जो श्वास लेने का स्थान है वह गलफड़ों से श्वास लेते हैं। मछली जो होते हैं आप जानते हैं कि गलफड़ से श्वास लेती हैं। तो इसी प्रकार से ये ऑक्टोपस जो है इसके पास भी गलफड़े यहाँ पर होता है और इसी के द्वारा ये श्वास लेते हैं, लेकिन इनका शरीर जो होता है धारा रेखीय नहीं होता है। ये प्रश्न आता है परीक्षाओं में कि कौन से ऐसे समुद्री जीव है जिनका शरीर धारा रेखीय नहीं होता है, तो ये ऑक्टोपस है अष्टभुजी। ये इसका किनारे किनारे ये भुजा होता है, इसी के द्वारा ये अपने शिकार को पकड़ते हैं भोजन के लिए और चलने के लिए भी यह सुविधाजनक होता है। ये बहुत सारे समुद्री जीव हैं, जैसे कछुआ हो गया तो समुद्र में भी पाया जाता है और तालाब में भी ये सब जीव होते हैं। डॉल्फिन एवं व्हेल जैसे कुछ जंतुओं में गलफड़ नहीं होते। हम तो जानते हैं कि मछली में गलफड़ होता है, उसी के द्वारा श्वास लेती है, लेकिन यह डॉल्फिन ऐसा मछली है और व्हेल, इसमें गलफड़ नहीं होता है। तो सांस कैसे लेते हैं? तो यह सिर पर जो इनका स्थित होता है नसा द्वार या वात छिद्री से कहते हैं, इसके द्वारा सांस लेते हैं। ये जल में लंबे समय तक बिना श्वास लिए रह सकते हैं। एक बार श्वास लेगा और फिर डुबकी लगाएगा, बहुत समय तक यह बिना श्वास लिए रहता है और पुनः इसको जल से बाहर निकलना पड़ता है। इसमें जल घुस जाता है और पुनः जल को निकाल कर और पुनः इसके द्वारा वायु भरता है और पुनः डुबकी लगा देता है। तो इस प्रकार से इनका श्वसन होता है। बहुत देर पर सांस लेते हैं। आदमी है जल्दी सांस लेता है, लेकिन ये बहुत देर तक एक बार वायु भरेगा इस नासाद्वार से और पुनः डुबकी लगाएगा, बहुत देर तक ये रह सकता है पानी में, डॉल्फिन और व्हेल। तो इस प्रकार से समुद्र में पौधे भी पाए जाते हैं। बहुत सारे पौधे दिखाए गए हैं समुद्र में पाए जाने वाले। जल स्थान में दूसरे नंबर पर है तालाब एवं झील। तो तालाब एवं झील जो है समुद्र से अलग होते हैं, क्योंकि तालाब एवं झील में मीठे जल पाया जाता है और समुद्र में खारे जल पाया जाता है। तो तालाब एवं झील में पाए जाने वाले जंतु मेढक हो गए, केकड़ा, घोंघा, कछुआ, जोंक, सर्प एवं अन्य बहुत सारे जीव पाए जाते हैं तालाब एवं झीलों में। ये तो हो गए जंतु। इसमें हम मेढक के बारे में जान लेते हैं कि मेढक तालाब में पाए जाने वाले जंतु है जो तालाब के जल एवं स्थल दोनों जगह पर रह सकता है। यह मेढक ऐसा जंतु है जो तालाब में पानी होता है उसमें भी रह सकता है, या पानी के किनारे स्थल होते हैं जमीन उस पर भी रह जाता है, इसलिए इसे उभयचर प्राणी कहा जाता है। यह पानी और जमीन दोनों पर रह सकता है, उभयचर प्राणी है ये मेढक। तो मेढक के पश्चपाद यानी पीछे वाला जो पाद होते हैं वह लंबे होते हैं। यहाँ पाद जो है सिकुड़ कर रखा है, ये बहुत लंबा होता है, पीछे तक चला जाएगा। लंबे होते हैं एवं मजबूत भी होते हैं। उन्हें छलांग लगाने एवं शिकार पकड़ने में सहायता करता है। अगर मेढक को छलांग लगाना होता है तो पीछे वाले पैर से बल लगाकर आगे कूद जाता है। इनके पश्चपाद में जाल युक्त पादुंगलियाँ होती है। इसके पश्चपाद ये जो हो गया ये उंगली होता है, लेकिन यह जाल युक्त होता है। इसमें ये दिखाया गया है जाली युक्त होता है। ऐसे हमारे जैसे नहीं होते, इसके बीच में जाली लगा होता है, ऐसे सटा हुआ रहता है ये। तो पदांगुलिया का मतलब पैर की अंगुलियाँ होती है। जाल युक्त पदांगुलिया मतलब जाल युक्त पैर की अंगुलियाँ होती है, जो उन्हें तैरने में भी सहायता करती है। ऐसा बनाया गया है कि जल में भी तैर सकता है और ज़मीन पर भी चल सकता है, फुदक फुदक कर, उछल उछल कर। जलीय पौधे की जड़ें आकार में बहुत छोटी होती है। यह जलीय पौधे दिखाया गया है। इनका मुख्य कार्य पौधे को तलहटी में जमाए रखना है। तो ये जल में पाए जाने वाले पौधे हैं और इनका जड़ जो होता है बहुत छोटा होता है और ये तलहटी में यानी कि पानी के, यह पानी का लेयर हो गया, नीचे जो हो गया ज़मीन, इस यहाँ तक इसके जड़ आते हैं, लेकिन थोड़ा सा ही तल में धंसे हुए रहते हैं, छोटे होते हैं जड़ें। ये तो तना हो गया, जड़ जो होता है छोटा होता है, बहुत आकार में बहुत छोटे। इनका मुख्य कार्य पौधे को तलहटी में जमाए रखना होता है। जलीय पौधे का तना लंबा होता है। इसका तना जो होता है पानी जितना अंदर तक है,
यह उसको पत्तियाँ जो होती है ऊपर में होती है और इसका इतना बड़ा तना हो जाएगा और ये जड़ छोटा होता है और ये केवल इसको जमाए रखता है ज़मीन में। यह पानी का तल हो गया और ये पानी का स्तर हो गया ऊपर वाला। तो तना लंबा होता है और खोखला होता है। इसके जो तने होते हैं इसमें वायु भरे होते हैं, हल्का होता है। खोखला होगा तो हल्का होगा। तना जल की सतह तक वृद्धि करता है। तना जो होता है ज़मीन से सतह तक आता है, जबकि पत्तियाँ एवं फूल जल की सतह पर पल्लवन करते हैं, तैरते हैं। जैसे दिखाया गया है पत्तियाँ ये ज़मीन की, यह पानी की सतह पर ऊपर होती है और तना नीचे तक चले जाते हैं। कुछ किनारे किनारे पर ये दिखाया गया है पौधे को, छोटे छोटे यह जल में पाए जाते हैं। आप भी अपने आसपास के जितने भी तालाब हैं वहाँ पर जाकर पौधे का अवलोकन कर सकते हैं, देख सकते हैं किस प्रकार से पौधे लगे होते हैं। पल्लवन करते हैं इनके पत्तियाँ। जैसे ये जलकुंभी का ये पौधा है, ये जलकुंभी का पौधा है और ये जो तना होता है या इसमें वायु भरा होता है, बहुत ही हल्के होते हैं, इसलिए ये पानी पर तैर सकते हैं। अब हम NCERT की यह प्रश्नावली है, बिहार बुक की प्रश्नावली, दोनों में सेम ही चीज़ें दिया हुआ है। इसको आप आसानी से हल कर सकते हैं। आवास किसे कहते हैं तो इसके बारे में बता दिया है। आवास ऊपर पहले जो परिभाषा बताया है उसके अनुसार इसको लिख सकते हैं। कैक्टस मरुस्थल में जीवन यापन के लिए किस प्रकार अनुकूलित है। तो कैक्टस का पौधा जो होता है, हम उसको हिंट दे रहे हैं, आप लिख लेंगे। कैक्टस का जो पौधा होता है वो मरुस्थल में जीवन यापन के लिए इसलिए अनुकूलित है क्योंकि इसको पानी की कम आवश्यकता होती है और यह वाष्पन भी कम करता है और इसकी जड़ें जो होती है लंबी लंबी होती है, ज़मीन में धंसी होती है और ये पानी सोख लेता है। बाकी जो पौधे होते हैं ऐसा नहीं कर सकते हैं, इसमें पत्तियाँ नहीं पाया जाता है और इसीलिए वाष्पन कम करता है। इस प्रकार से आप बनाकर अपने से लिखना है, तभी आपका माइंड डेवलप हो जाएगा। हूबहू क्वेश्चन यदि हम दे देंगे तो आपका माइंड डेवलप नहीं होगा। तो अपने से जो बताए हैं किताब का सहारा लेकर आप प्रश्नों को हल करेंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पौधे एवं जंतुओं में पाए जाने वाले विशिष्ट लक्षण जो उन्हें आवास विशेष में रहने योग्य बनाते हैं क्या कहलाते हैं। तो जो उनके रहने योग्य बनाता है यह कहलाता है अनुकूलन। अनुकूलन कहलाता है। ख में स्थल पर पाए जाने वाले पौधे एवं जंतुओं के आवास को क्या कहते हैं। स्थल पर पाए जाने वाले पौधे एवं जंतुओं के आवास को स्थलीय आवास कहा जाता है। स्थलीय आवास कहते हैं। वे आवास जिनमें जल में रहने वाले पौधे एवं जंतु रहते हैं क्या कहलाते हैं। तो जलीय आवास। मृदा जल एवं वायु किसी आवास के कौन से घटक है तो अजैव घटक है, ये लिख सकते हैं आप, खाली स्थान में भर सकते हैं। हमारे परिवेश में होने वाले परिवर्तन जिनके प्रति हम अनुक्रिया करते हैं तो क्या कहलाता है। अनुक्रिया करते हैं तो उद्दीपन कहलाता है। उद्दीपन, डबल इसमें द है, दो द है, उद्दीपन कहलाते हैं। चौथे नंबर पर निम्नलिखित सूची में कौन सी निर्जीव वस्तुएं हैं। तो यहाँ पे हल जो है निर्जीव है, छत्रक, सिलाई मशीन, रेडियो, नाव, ये सब निर्जीव है और ये जो है दो सजीव है। इसको ऐसे निर्जीव और सजीव करके लिख सकते हैं। इसके सामने निर्जीव के सामने निर्जीव और सजीव के सामने सजीव, इसके हल में लिख सकते हैं। पाँचवें नंबर पर है किसी ऐसे निर्जीव वस्तु का उदाहरण दीजिए जिसमें सजीवों के दो लक्षण दिखाई देते हैं। तो इसको वीडियो को रोक कर आप पहले इसको दिमाग लगाइए, उसके बाद मैं इसका आंसर दे रहा हूँ। तो ऐसे निर्जीव वस्तु जो है जिसमें सजीवों के दो लक्षण दिखते हैं वो है गाड़ी। गाड़ी में आप कुछ भी लिख सकते हैं, कार, बस। तो ये गति करते हैं। पहला लक्षण क्या है सजीवों का, गति करते हैं। दूसरा नंबर ये भोजन करते हैं। जो इसमें डीजल पेट्रोल डालते हैं हम, वो इसका भोजन का काम करता है। तो ये सजीवों के लक्षण दो है, भोजन और गति, इसमें पाए जाते हैं। 6 नंबर पर है निम्न में से कौन सी निर्जीव वस्तुएं किसी समय सजीव का अंश थी। तो मक्खन। तो मक्खन जो है यह किसी सजीव का अंश थी। मतलब ये कहाँ से निकलता है ये, तो यह निकला है गाय से या भैंस से निकलता है मक्खन, तो उसका ये सजीव। चमड़ा भी जो है यह जीवों से निकलता है, तो यह अभी एक समय सजीव का अंग था,
अंश था कह रहा है। मृदा जो है किसी जीव से नहीं निकलता है। ऊन जो है यह किसी जीव के बाल को काट कर बनाया जाता है, तो यह सजीवों का एक अंश था। बिजली का बल्ब ये सजीवों का अंश नहीं था। तेल, खाने वाला तेल भी जो है यह सजीवों से प्राप्त होता है, तो यह भी एक समय अंश था। नमक तो समुद्र से प्राप्त किया जाता है, तो यह नहीं था। सेब जो है पेड़ से प्राप्त किया जाता है, तो यह भी सजीवों का अंश था। रबड़ सजीवों से प्राप्त नहीं किया जा सकता है, तो ये सब जो है लिख सकते हैं इसको। सजीवों के विशिष्ट लक्षण सूचीबद्ध कीजिए। सजीवों के जो लक्षण हमने बता दिया है उसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं। भोजन करते हैं, श्वसन उत्सर्जन, इस प्रकार से बता दिए हम पहले। 8वें नंबर पर है, घास के मैदानी क्षेत्र में रहने वाले जंतुओं को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए तीव्र गति क्यों आवश्यक है। संकेत, घास स्थल आवासों में छिपने के लिए वृक्षों की संख्या बहुत कम होती है। तो यहाँ पे इसका दे दिया गया है कि घास के मैदानी क्षेत्र में जो जंतु रहते हैं उसको अस्तित्व बनाए रखने के लिए उसको बहुत ही दौड़ना पड़ता है, क्योंकि जैसे हिरण जो है अगर वो तेज़ नहीं भागेगी तो शेर उसका शिकार कर लेगा, तो इसलिए हिरण भी तेज़ भागती है। और जो शेर होता है उसको भी तेज़ भागने की ज़रूरत होती है, क्योंकि जब वो तेज़ नहीं भागेगा तो तेज़ भागने वाले हिरण को पकड़ कैसे पाएगा। तो जो भी घास के मैदानी क्षेत्र में रहने वाले जंतु होते हैं उसको अपना अस्तित्व यानी अपने जान बचाने के लिए तीव्र गति, तेज गति आवश्यक है। इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब ये प्रस्तावित परियोजनाएं हैं, इसको पढ़कर आपको कार्य करना है अपने से। ये घूम कर जो कह रहा है इसमें वही करना है, क्रियाकलाप है। अब ये अभ्यास है बिहार बुक का, तो सेम चीज़ें इसमें भी है। इसमें ऑब्जेक्टिव बढ़ा दिया है कि निम्न में निर्जीव कौन से है। तो भाई गाय, घोड़ा, पेड़ ये सब तो सजीव है, या रेलगाड़ी जो है निर्जीव है। निम्न में सजीव पे है तो कुर्सी निर्जीव है, मेज निर्जीव है, पत्थर भी निर्जीव है, बीज सजीव है। उन्हें बता दिया है कि बीज जो है सुसुप्तावस्था में चला जाता है तो वह सजीव है। सजीवों के मुख्य लक्षण नहीं है, श्वसन भी है, वृद्धि भी है, प्रजनन। ये तीनों तो सजीवों के लक्षण है, लेकिन स्थिरता यह लक्षण नहीं है, क्योंकि जंतु जो है स्थिर नहीं रहते हैं। पौधे अपना भोजन निम्न क्रिया द्वारा स्वयं बनाते हैं, तो श्वसन द्वारा नहीं बनाते हैं, इसके द्वारा भी नहीं, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं। निम्न में किस पौधे की पत्तियां छूने पर अचानक सिकुड़ जाती है। तो छुई मुई यह उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। इसका उदाहरण में बताया गया था कि छुई मुई का जो पौधा होता है इसके पत्तियों को छूने पर सिकुड़ जाए। दूसरे नंबर पर है खाली जगहों को दिए गए शब्दों की सहायता से भरे। क सजीव द्वारा अपने समान जीवों की उत्पत्ति करता है, तो यह प्रजनन द्वारा अपने समान जीवों की उत्पत्ति करता है। सजीवों को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ऊर्जा कहाँ से मिलता है, भोजन से मिलता है। ग में सजीवों में ऊर्जा उत्पन्न होने के लिए भोजन तथा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब हम सांस लेंगे तभी भोजन का यह पाचन कर पाता है, ऑक्सीजन। तो दोनों ज़रूरत है ऊर्जा उत्पन्न होने के लिए, भोजन और ऑक्सीजन। विषैले एवं दूषित पदार्थ किस क्रिया द्वारा शरीर से बाहर निकलते हैं। तो यह उत्सर्जन द्वारा जो विषैले एवं दूषित पदार्थ होते हैं शरीर में वह बाहर निकल जाते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, सजीवों तथा निर्जीवों में किन्हीं 5 अंतरों को स्पष्ट करें। तो आप आसानी से लिख सकते हैं कि सजीवों और निर्जीवों में 5 जो अंतर होते हैं वह ये है कि सभी सजीव भोजन करते हैं लेकिन निर्जीव भोजन नहीं करते हैं। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं सजीव और निर्जीव। इस तरीके से लिख कर आप पहला पॉइंट इधर लिख सकते हैं कि सजीव भोजन करते हैं लेकिन निर्जीव भोजन नहीं करते हैं। सजीव प्रजनन करते हैं लेकिन निर्जीव प्रजनन नहीं करते हैं। इस प्रकार से 5 लक्षण को लिख देना है। 6-7 लक्षण बताए हैं। चौथे नंबर पर गाड़ी गतिमान है लेकिन यह सजीव नहीं है, कैसे। तो लिख सकते हैं गाड़ी गतिमान है लेकिन यह भोजन नहीं करता है, श्वसन नहीं करता है, उत्सर्जन नहीं करता है, इसलिए यह भोजन नहीं करता है, श्वसन नहीं करता है, प्रजनन नहीं करता है। इस प्रकार से यह सजीव नहीं है। मछली सजीव है, इसके पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते। मछली सजीव है क्योंकि यह प्रजनन करती है, यह भोजन करती है, यह गति करती है, यह श्वसन करती है। इस प्रकार से जो लक्षण है सजीव के इसको लिख सकते हैं हम। 6 नंबर में आपकी कक्षा में रखे मेज कुर्सी निर्जीव हैं, तर्क दे। तो इसको भी उसी प्रकार से तर्क दे सकते हैं कि ये
जो भी सजीव के लक्षण यह नहीं करते हैं, उसको लिख देंगे। किसी ऐसे निर्जीव वस्तु का उदाहरण दीजिए जिसमें सजीवों के 2 लक्षण परिलक्षित होती है। तो इसमें भी एनसीईआरटी वाला ही प्रश्न है। तो कार को देख सकते हैं कि इसमें 2 लक्षण जो है भोजन करता है यह और गति करता है। 9वां नंबर में है सजीवों के विशिष्ट लक्षण सूचीबद्ध कीजिए। जो भी सजीव का लक्षण है उसको यहाँ लिख देना है। अब ये जो बिहार बुक का 11वां अभ्यास है और पहले जो बताए हैं बिहार बुक का वह 10वां अभ्यास था। तो इसमें 11वां में सबसे पहले नंबर पर है सजीवों के वास स्थान से आप क्या समझते हैं। पहला नंबर पर है सजीवों के वास स्थान। तो वास स्थान के बारे में लिख दिए हैं, ऊपर बता दिए हैं परिभाषा पहले, उसको लिख लीजिएगा। दूसरा नंबर पर है ऊंट रेगिस्तान में जीवन यापन के लिए, यह एनसीईआरटी का प्रश्न है सेम। तीसरा नंबर है मछली जल में अपने को किस प्रकार अनुकूलित रखती है। यह भी बता दिया है कि उसका शरीर धारा रेखीय होता है और वह जल में आसानी से चल सकती है, वह जल में ही श्वास ले सकती है, जल में ही प्रजनन कर सकती है, भोजन कर सकती है, इसलिए जल में रहने के लिए अनुकूलित है। चौथे नंबर पर है पर्वतीय पौधे किस प्रकार अनुकूलित हैं। तो पर्वतीय पौधे भी यह एनसीईआरटी में प्रश्न ये था कि भाई वो पर्वतीय जो पौधे होते हैं उनमें पत्तियां नहीं पाया जाता है, वाष्पन कम करते हैं, उसको जल की कम आवश्यकता होती है, इस प्रकार से वे पर्वतीय पौधे अनुकूलित होते हैं पर्वतीय क्षेत्र में रहने के लिए। 5वां नंबर में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 5वां का क में है स्थल पर पाए जाने वाले पौधे एवं जंतुओं का वास स्थान को स्थलीय वास स्थान। वे वास स्थान जिनमें जल में रहने वाले पौधे एवं जंतु रहते हैं जलीय वास कहलाते हैं। या ग में याक का शरीर लंबे बाल से ढका होता है ताकि वह याक जो होता है पर्वतीय क्षेत्र में पाया जाता है, उस पर बर्फ भी रहेगा तो आसानी से हट जाएगा और ठंडा उसको नहीं लगेगा। मछली का शरीर धारा रेखीय होता है, ये तो बता दिए हैं धारा रेखीय, जिससे वह जल में आसानी से तैर सकती है। जलीय पौधे का तना क्या होता है, लंबा होता है, पूरा पानी की सतह से जमीन तक जाता है, खोखला होता है एवं हल्का होता है। मिलान करना है। मछली क्या होता है, धारा रेखीय शरीर होता है। ऊंट का पीठ पर कुबड़ होता है। नागफनी पौधा जो पाया जाता है वह नागफनी कम वाष्पोत्सर्जन करता है, वाष्प बहुत कम छोड़ता है। याक पहाड़ी जानवर है और घोड़ा का मजबूत खुर होता है। सही विकल्प चुनना है। ऊंट निम्न परिवेश में पाए जाने वाला जंतु है। तो ऊंट जो है वह मरुस्थलीय में पाया जाता है, आप जान चुके हैं। धारा रेखीय शरीर होता है मछली का। आप भी आसानी से इसको मार सकते हैं ऑप्शन देखकर। हमें श्वास लेने में कठिनाई होती है कहाँ, तो पर्वतीय क्षेत्र पर जब हम जाते हैं तो श्वास लेने में कठिनाई होने लगेगी। घास स्थल अथवा वनों का शक्तिशाली जंतु है। घास स्थल में सबसे शक्तिशाली जंतु है शेर। जलकुंभी पाया जाता है जल में।